प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स का अगर परफॉर्मेंस देखते हैं ना, तो वर्ल्ड वाइड बोल रहा हूँ, कल तो मैंने शो भी किया था आप लोगों को, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। कारण क्या था कि भाई एनवीडिया का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और फ्यूचर भी वो बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होकर आएगा, तो ऑफ कोर्स उसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ा। लगा कि नहीं भाई, एआई का जो ओवर वैल्यूएशन का बात चल रहा है उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। इस खुशी में वर्ल्ड के ज़्यादातर मार्केट्स बहुत तेज़ी से ऊपर गए, तो ऐसा लगा कि शायद कुछ दिनों तक इस पॉइंट से हमें राहत मिलेगा, कम से कम इस कारण बाजार पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन आज का स्टॉक मार्केट देखिए, वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर मार्केट्स बुरी तरह से गिरे हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि अब ऐसा क्या हो गया भाई। कल लगा था थोड़ा राहत मिलेगा, आज फिर से गिर गया। वीडियो के सेकंड पार्ट में स्टॉक फंडामेंटल, तो वहाँ पे मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बुक वैल्यू के बारे में। बुक वैल्यू क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है। ऑफ कोर्स इसका यूज़ करके हम स्टॉक्स का वैल्यूएशन निकालते हैं कि वैल्यूएशन ना सस्ता है, महंगा है या फिर फेयरली वैल्यूड है। खासकर जो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनीज़ होती है ना, वहाँ पे इसका हेल्प बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो एज़ ऑलवेज बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिके रहें और अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकें, तो पूरा वीडियो देखें। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हाइप ज़रूर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मार्केट अपडेट देख लेते हैं, इंडियन मार्केट और वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, और उसके बाद आज के टॉपिक्स को कवर करूँगा। इंडियन मार्केट तो ऑफकोर्स कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल आज इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। बाहर देख लेते हैं, यूएस मार्केट तो बुरी तरह से गिरा था, जबकि कल लग रहा था कि यूएस मार्केट का परफॉर्मेंस इंप्रूव होकर आएगा, लेकिन देखिए कंप्लीट ब्लडबाथ हुआ है वहाँ पे। उसके दूसरे मार्केट्स देख लेते हैं, तो एशियन मार्केट्स देखिए कंप्लीट ब्लडबाथ था। जापान का मार्केट, हांगकांग का मार्केट, चाइना का मार्केट, सभी जगह बहुत ज़्यादा गिरावट। यूरोपियन मार्केट्स देख लें, यहाँ भी गिरावट बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल कहीं भी वर्ल्ड के जो मेजर इंडाइसिस है, कहीं भी आपको परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। अब जान लेते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, क्यों ऐसा हुआ। कल तो लग रहा था सब ठीक हो गया, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो इशू फिलहाल आया है वो है कि यूएस में जो जॉब डेटा आया है ना, वो उम्मीद से थोड़ा अच्छा आ गया है। तो जॉब डेटा उम्मीद से थोड़ा अच्छा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि रेट कट के चांसेस थोड़े और कम हो गए हैं ना। दिसंबर में वहाँ पे फेड का मीटिंग है यूएस में, 9 और 10 दिसंबर को वहाँ मीटिंग है। तो पहले लग रहा था कि ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी था कि भाई रेट कट तो होना ही है, लेकिन धीरे धीरे रेट कट के चांसेस कम हो रहे हैं। तो मार्केट में इसके कारण निगेटिविटी आ गया। आपको पता है किसी भी इकोनॉमी में अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो उसे निगेटिव माना जाता है। और यूएस जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी में अभी भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ उम्मीद के मुताबिक कम नहीं हो रहा है, इसलिए मजबूरी में वहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा नहीं घटाया जा रहा है। तो ये जो जॉब डेटा आया है उससे थोड़ा सा और डाउट बढ़ गया है कि पता नहीं रेट कट होगा कि नहीं। और साथ ही दूसरा रीज़न ऑफ कोर्स एआई। देखिए कल सही बात है थोड़ा रिलीफ मिला था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अभी भी रीज़न है कि भाई ओवर वैल्यूएशन है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एनवीडिया सही बात है रिजल्ट आ रहा है, लेकिन डर ये है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो टॉप परफॉर्मेंस होता है ना वहाँ तक एनवीडिया पहुँच चुका है और आने वाले क्वार्टर्स में शायद इस तरह का ग्रोथ मोमेंटम वो नहीं कंटिन्यू कर सके। तो देखिए मार्केट में डर तो है, इसीलिए यूएस मार्केट्स अगर आप देखेंगे ना तो पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से वहाँ पे लगातार प्रेशर बना हुआ है और उसका असर अभी भी दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट एनवीडिया के रिजल्ट से एक दिन तो आपको जोश में आया था, लेकिन वो डर अभी भी बना हुआ है। तो मोस्टली यही दो रीजंस हैं जिसके कारण यूएस मार्केट सिर्फ नहीं गिरा है, पूरे वर्ल्ड मार्केट स्पेस का नेगेटिव असर पड़ा। क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक अगर देखें तो ऐसा कुछ नेगेटिव इंडिया में तो फिलहाल नहीं लग रहा है ना, यहाँ तो चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव कर रही हैं। देखिए मार्केट अप डाउन तो चलता रहा तो अलग चीज़ है, लेकिन होता है ना कि नेगेटिव असर तो जो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में नेगेटिव असर दिख रहा है मोस्टली वो बाहर के कारण दिख रहा है, क्योंकि बाहर सभी जगह नेगेटिविटी फैला हुआ है। और देखिए यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होगा, इंडिया के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट कट होगा तो वहाँ से पैसा जो निकलेगा इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में अच्छा खासा पैसा जाएगा। और इंडिया ऑफ कोर्स एक अच्छा खासा इमर्जिंग इकोनॉमी है, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा पैसा इंडिया में आएगा जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाएगा। तो अगर वहाँ रेट कट नहीं होता है तो थोड़ा नेगेटिव हमारे लिए भी है। और इंडिया का जीडीपी फ्रंट पे तो देखिए ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स आ रहा है। अब फाइनली
लोग बोलने लगे हैं कि नहीं 7% तो लग रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है 7% बिल्कुल आ जाएगा। मैंने भी बताया था, मुझे भी जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसके आधार पे कि 7% नहीं, मोस्टली 7% से थोड़ा बढ़कर आएगा जीडीपी। देखते हैं कहाँ पे जाता है, बढ़कर आए तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे यहाँ भी आरबीआई का मीटिंग है दिसंबर में ना, 3rd और 5th, मतलब 3 से 5 तक है। 5 को मोस्टली उनका अनाउंसमेंट आएगा, लास्ट डे को अनाउंसमेंट आता है। तो वहाँ भी अब इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया इंडिया में, बहुत बहुत कम हो गया है, ठीक है। तो लग रहा है कि शायद आरबीआई, शायद है क्योंकि कोई सियोरिटी फिलहाल नहीं है, शायद 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आरबीआई कर दे, ठीक है। यहाँ पे ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा ना कि इंडिया और यूएस का ट्रेड डील फ्रंट पे क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा अगर रिपोर्ट्स पढ़ें तो उम्मीद जग रहा है कि भाई दिसंबर तक शायद ये ट्रेड डील हो जाए, मतलब इसी साल। तो अगर हो जाता है ट्रेड डील, ठीक है, या ये जो 3 और 5 का डेट है ना उससे पहले हो जाता है, या फिर उस समय तक हो जाता है कि नहीं भाई होगा ही, तब शायद रेट कट ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर वो हो जाता है तो ऑफकोर्स जीडीपी आपको पता है ना, उसके कारण 0.5% तक जीडीपी कम हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो पूरे साल तक अगर ये टैरिफ लगा रहा तो अगर वो हट जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जीडीपी और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो वो भी है। और लेकिन हाँ, अगर लगता है कि नहीं भाई ये ट्रेड डील और फंस गया, कुछ और समय तक शायद नहीं होगा तो होगा ही, लेकिन कब होगा, कितने महीनों बाद होगा, वो इशू है। तो वहाँ पर अगर निगेटिविटी आया तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट कर दे, क्योंकि लीवे तो है ना, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कम है। इसके बारे में डिटेल में मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया भी था कि भाई अभी जिस तरह का इन्फ्लेशन चल रहा है और प्लस 2026 में और 2027 में जिस तरह का इन्फ्लेशन रहने का उम्मीद है, उसको देखकर लगता है कि आरबीआई अगर चाहे तो 25 से लेकर 50 बेसिस पॉइंट्स तक का रेट कट कर सकता है। इतना आरबीआई के हाथ में, उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। बट एग्जैक्टली कब करेगा आरबीआई, तो आरबीआई डिसाइड करेगा। सो देखते हैं क्या होता है। बट हाँ देखिए, इंडिया मैंने बार बार रिपीट किया है कि भाई सही बात है, 1 साल तक प्रॉब्लम था, लेकिन इकोनॉमी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। अगले साल से काफ़ी चीज़ें सुधर चुकी होंगी, अर्निंग ग्रोथ भी सुधर रहा है। यहाँ पे कोई मेजर कंसर्न नहीं है। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है फिलहाल वो यूएस से आ रहा है, ठीक है। तो वो तो शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम है, हमेशा उसके कारण इंडियन मार्केट नहीं गिरा रहेगा, ये हमेशा ध्यान में रखें। नेक्स्ट ईयर मोस्टली जिस तरह का मार्केट का हम लोग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं ना, बोलते हैं कि भाई जिस तरह का क्रेडिट ग्रोथ चल रहा है, क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी 11% के आसपास आ गया है, उम्मीद है कि ना 12, 13, 14% के आसपास चला जाए, तो रिटर्न्स आएंगे नेक्स्ट ईयर। ऐसा लगता है कि जो लास्ट 1 ईयर हमारा कंप्लीट वाश आउट था ना, उस तरह का नहीं रहेगा, थोड़ा रिटर्न आएगा। मतलब 12% के रेंज का तो बिल्कुल एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करें, ठीक है। तो रफली थोड़ा बहुत रिटर्न बिल्कुल हम एक्सपेक्ट करके चले। ये लास्ट ईयर वाला शायद उस तरह का बुरा हालात इंडियन इक्विटी मार्केट्स का ना हो, तो अच्छे दिन मोस्टली आएंगे आने वाले महीनों में। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी ना आए। आपने देखा ना, कल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा पॉजिटिविटी आया, आज फिर देख रहे हैं क्या हो गया ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। तो अगर कोई कुछ घंटों का, कुछ दिनों का इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, तो फंस जाएगा ना। कल उसको लगा रहा सब ठीक ठाक है, 1 दिन के लिए कर देता हूँ, कुछ घंटों के लिए कर देता हूँ, आज गिर गया, ठीक है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म हमेशा याद में रखें, परमानेंट मेमोरी में डाल ले। शॉर्ट टर्म का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 100% लक है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अगर लक को आप कम करना चाहते हैं, ठीक है, लक के कंट्रीब्यूशन को आपके रिटर्न्स में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जाना ही होगा, और उसी में आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बिल्कुल दिमाग में रखें कि ये प्योर और प्योर लक है। यहाँ पे अगर आपका लक क्लिक कर गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत रिटर्न आ जाए, लेकिन अगर लक क्लिक नहीं किया तो आपको नेगेटिव रिटर्न आएगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो सकता है। तो इन झंझटों में क्यों पड़ना, हार्ड अर्न मनी है, इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। नाउ स्टॉक फंडामेंटल में आज कवर करेंगे बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक वैल्यू। तो देखिए बुक वैल्यू क्या होता है, तो बुक वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जो किसी भी कंपनी का जो टोटल एसेट है, ठीक है, उसमें से जब आप टोटल लायबिलिटी को घटाएंगे तो आपको बुक वैल्यू मिल जाता है। इसको हम कंपनी का नेटवर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो बुक वैल्यू चेक कैसे कर सकते हैं, बैलेंस शीट में ना, वहाँ आपको टोटल एसेट भी मिल जाएगा, टोटल लायबिलिटी भी मिल जाएगा। टोटल एसेट में टोटल लायबिलिटी घटाएंगे तो आपको बुक वैल्यू मिल जाएगा। बुक वैल्यू को सिंपल भाषा में अगर समझना है तो ये समझिए कि हर एक कंपनी के पास एसेट और लायबिलिटी होता है। तो कंपनी ने मान लीजिए अपना पूरा का पूरा एसेट बेच दिया, उससे पैसा मिला, उस पैसे से जो भी लायबिलिटी था कंपनी का, ठीक है, उसे उसने चुका दिया। चुकाने के बाद जो भी पैसा कंपनी के पास बच गया उसी को आप बुक वैल्यू बोलेंगे। और ये जो पैसा बच गया वो किसका पैसा है, वो शेयर होल्डर्स का पैसा है, जिसने भी उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उनका पैसा है। तो वो पैसा
उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इससे आप बुक वैल्यू समझ सकते हैं कि भाई पूरा कंपनी बेच देंगे तो जो बचेगा लायबिलिटी चुकाने के बाद वही हुआ। ना प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होता है, जिसे हम पीबी रेशियो भी बोलते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है करंट शेयर प्राइस। करंट शेयर प्राइस तो आपको आराम से मिल जाएगा ना, जैसे आज भी जाकर देखेंगे तो भाई कोई पर्टिकुलर स्टॉक किस प्राइस पे ना चल रहा है, उसका प्राइस क्या है, करंट प्राइस क्या है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो बुक वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको बताया फॉर्मूला, उसमें जब आप डिवाइड करेंगे टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो आपको बुक वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा। तो इससे आप इजीली प्राइस टू बुक कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफकोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे तो बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे जहाँ की ये डिटेल्स आपको मिल जाएगा। बट हाँ, समझना चाहिए कि फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है। अब है कि ज़्यादा क्या है, कम क्या है। तो अगर थ्योरेटिकली देखें तो भाई 1 से कम है अगर प्राइस टू बुक तो उसे अंडर वैल्यूड बोलेंगे, 1-2 के रेंज में है तो उसे फेयरली वैल्यूड बोलेंगे, 3 से ज़्यादा है तो उसे ओवर वैल्यूड बोलेंगे, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकली एक है, लेकिन हाँ इन चक्रों में ना पड़े। मैंने हमेशा बताया रिलेटिव वैल्यू है ये सब। हमेशा कंपेयर करें, जिस भी सेक्टर की कंपनी है उसी सेक्टर की दूसरी कंपनीज, उसी तरह की दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर करें, और प्लस उसी कंपनी का पास्ट का प्राइस टू बुक चेक करें, उससे कंपेयर करें। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तब आपको सही में आइडिया मिलेगा कि भाई कम है, ज़्यादा है या फेयरली वैल्यूड है, ठीक है। तो स्टैंड अलोन नंबर पे ना जाएं कि किसी का 1 से कम है तो बहुत अच्छा हो गया। भाई 1 से कम है तो हो सकता है वो घटिया क्वालिटी का कंपनी हो, ठीक है, आप हमेशा ध्यान में रखें। उसी तरह से हो सकता है ना 2-3 है तो आपको लगा अरे 2-3 है ज़्यादा है, नहीं, हो सकता है कंपनी बहुत अच्छी क्वालिटी की हो। देखिए अच्छा क्वालिटी का कंपनी है तो उसका वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा होगा ही, और जो घटिया क्वालिटी का कंपनी है उसका वैल्यूएशन काफ़ी कम होगा। ये हमेशा ध्यान में रखें। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, ठीक है, तो उस समय अच्छे क्वालिटी की कंपनीज भी गिर जाती है, तो उस समय उनका वैल्यूएशन कम हो जाएगा, वो बात समझ में आता है। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखें तो यही रूल है कि भाई जो अच्छा कंपनी है उसका वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा होगा, जो ख़राब कंपनी है उसका वैल्यूएशन थोड़ा कम होगा। लेकिन यहाँ भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। किसी का वैल्यूएशन ज़्यादा इसका स्ट्रेट में मतलब नहीं है कि कंपनी अच्छी है, वहाँ भी आपको दूसरे पैरामीटर्स चेक करने होंगे ना। ROE कैसा है, ROC कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ किस तरह का आ रहा है, सेल्स ग्रोथ किस तरह का आ रहा है, ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा है, डेट टू इक्विटी अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसा है, बहुत सारे डिटेल्स हैं। सिर्फ एक डिटेल के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कंपनी या स्टॉक अच्छा या ख़राब है, बहुत सारे डिटेल्स चेक करने पड़ते हैं, और उसमें से एक ये भी डिटेल है। अब जान लेते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू है ना किन किन सेक्टर की कंपनीज के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है और कहाँ कहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जहाँ भी एसेट हैवी सेक्टर्स है ना, जहाँ की एसेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बुक वैल्यू तो एसेट है ना, एसेट माइनस लायबिलिटी, वहाँ पे चेक करें, वहाँ पे ये इफेक्टिव होता है। लाइक बैंकिंग में एसेट क्या होता है, तो बैंक जो लोन देता है वो एसेट होता है, और लायबिलिटी क्या होता है, तो जो डिपॉजिट रखता है बैंक ना, क्योंकि उसे लौटाना है डिपॉजिट को, ठीक है, तो उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं। क्योंकि जब आप FD करते हैं तो FD का पैसा बाद में तो बैंक को लौटाना पड़ता है ना, तो इसलिए लायबिलिटी होता है। तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ज़रूरी है चेक करना, ठीक है। तो हमेशा बैंक्स का चेक करें। देखिए जो प्राइवेट सेक्टर वाली बड़ी बड़ी अच्छे क्वालिटी की कंपनीज़ है ना, बैंक्स हैं, वहाँ पे रफली आपको 3 के आसपास भी अगर प्राइस टू बुक है तो बुरा नहीं है, वो ठीक माना जाएगा। जबकि जो PSU कंपनीज़ है ना उनका प्राइस टू बुक रिलेटिवली काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से देखें, तो कंपेयर करें आपस में, ठीक है। प्राइवेट वाले का प्राइवेट के साथ कंपेयर करें और पब्लिक सेक्टर वाला पब्लिक सेक्टर के साथ कंपेयर करें, दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों को आपस में मिक्सअप ना कर दें, उससे प्रॉब्लम होगा। उसी तरह से NBFC हो गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हो गया, वहाँ पे चेक करें। इंश्योरेंस कंपनीज़ में चेक करें। इंश्योरेंस कंपनीज़ में इसके साथ साथ एम्बेडेड वैल्यू भी चेक किया जाता है, वो बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में कभी और मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। और कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स ना, जहाँ के बहुत ज़्यादा एसेट होता है, लाइक पावर हो गया, मेटल, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, सभी जगह, और या फिर वैसी कंपनी जहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा खर्च किया गया, सभी जगह आप चेक करें कहाँ कहाँ इफेक्टिव नहीं होता है। तो जहाँ पे हार्ड एसेट नहीं होते हैं जनरली ना, जैसे FMCG देखें, तो FMCG में आप देखेंगे ना उनका ब्रांड का वैल्यू बहुत होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का वैल्यू बहुत होता है, लेकिन इन सब को आप एसेट के रूप में नहीं लेंगे ना, तो आप एसेट के साथ इसको ऐड अप नहीं करेंगे। जैसे ब्रांड वैल्यू हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो गया, लेकिन FMCG में ये सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे उसका बुक वैल्यू का जो इम्पॉर्टेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से सर्विसेज ना, IT हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, क्योंकि वहाँ पे ना लोग जो काम करते हैं उनका वैल्यू ज़्यादा होता है। उसी तरह से IP का वैल्यू होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो और इन सबको आप एसेट में ऐड कर नहीं सकते हैं सही से, तो इस कारण भी आईटी हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, यहाँ पे प्राइस टू बुक का ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। फार्मा बायोटेक जैसी कंपनीज़ में भी वही चीज़ है, वहाँ भी आईपी होता है, ब्रांड होता है, आरएनडी होता है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। और साथ साथ वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज़, क्योंकि आजकल न्यू एज कंपनीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है ना, वहाँ भी प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। नई नई कंपनीज़ है ना, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, एसेट कोई खास होता नहीं, और खासकर तो इंटरनेट बेस्ड है, यहाँ भी ज़्यादातर सर्विसेज है, तो इसमें भी प्राइस टू बुक का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्राइस टू बुक बिल्कुल चेक करें। ठीक है, जिन जिन चीज़ों के बारे में मैंने बताया वहाँ पे ज़रूर चेक करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो। इससे आपको वैल्यूएशन का एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि फेयरली वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।